हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज आपके बीच हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जो टॉपिक्स होने वाला है पूरे साइंस का, यानी साइंस में जितने भी बुक्स हैं उन सभी का आज हम वायरल क्वेश्चन लेके आए हैं। और वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है आपको, और अंत तक बने रहना है इस वीडियो में, और दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ताकि आपको पता चल सके, अनुभव मिल सके कि इस वीडियो के माध्यम से हम कितने सीखे हैं या सीख मिला है, और इस वीडियो के माध्यम से आपका बोर्ड एग्जाम में कितना क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो आइए आपको ले चलते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज हम आपके बीच लेकर आए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप की बात कर लेते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ साइंस, यानी आपका जो साइंस क्लास 10th का है, इसका पूरा वायरल सब्जेक्टिव आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक ना। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी लाए हैं, पार्ट बाय पार्ट लाए हैं या बुक्स बाय बुक्स लाए थे, बट आज हमने जो लाए हैं ऑल साइंस का जितने भी बुक्स होते हैं, तीनों बुक के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और उनसे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, जो वायरल क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन लड़ेगा। परीक्षा में जाने से पहले एक बार इसको जरूर देख ले, अगर नहीं देखे तो पछता पाओगे आप। इस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ये भी सोच लेना कि हाँ, पछतावा हो सकता है। तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। अगर नए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा आता है, बिना टाइम को जाया करते हुए पहला क्वेश्चन हमारा देखिए। आप वायरल क्वेश्चन का आज पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्य को लिखे। मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्य को लिखे, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए, अब आपको दिख रहा होगा मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे, इसमें हम बता रहे हैं कि मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांत जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, यानी 4 प्रकार के दांत होते हैं। और ये दांत कौन कौन होते हैं? पहला होता है कतरनक या इंसाइजर, ठीक ना। इसको कतरनक या इंसाइजर भी बोलते हैं। और ये क्या काम करता है? अगर ये वाला क्वेश्चन आया 2 मार्क्स में आपको, तो ऐसे लिखेंगे, इसका मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला कतरनक या इंसाइजर, या क्या काम करता है भाई? ये जो दांत होता है कतरनक, या भोजन को कुतरने या काटने का काम करता है। यानी जो आप भोजन को खाते हैं मुंह के माध्यम से, तो वो दांत क्या करता है? उसको कुतर देता है, मतलब उसको तोड़ देता है और कुतर देता है, या फिर भोजन को तोड़ने का या काटने का कार्य करता है, या काट देता है, ठीक है। तो कतरनक का यही काम है, ये बात आपको लिखना होगा। दूसरा है भेदक या कैनाइन, ठीक ना। अब दूसरा पार्ट्स कौन होता है दांत का? भेदक या कैनाइन। अब देखिए, यह क्या काम करता है, यह कौन सा कार्य करता है? यह भोजन को चीरने तथा फाड़ने का कार्य करता है। भोजन जो आप मुंह में लेते हैं, खाते हैं, उसको चीरता है और फाड़ता है। कौन? तो याद रखेंगे, चीरने और फाड़ने का कौन कार्य करता है? भेदक। कौन करता है? भेदक। तीसरा देखेंगे अग्रचवर्णक, इसका नाम तीसरा प्रकार हो गया अग्रचवर्णक, जिसको बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। यह क्या काम करता है? यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। जो भोजन को आप तोड़ फाड़ लिए, चीर फाड़ दिए, उसके बाद चबाने का जो काम करता है, यह हमारा अग्रचवर्णक करता है। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। चौथा हमारा आता है चवर्णक या मोलर। चौथा कौन सा आता है? चवर्णक या मोलर। यह भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करता है। जब आप भोजन को चबा लेते हो, उसका महीन हो जाता है, महीन चूर्ण हो जाता है, एकदम पिसा जाता है, तो उसको कार्य कौन करता है? चवर्णक ही इसका कार्य करता है। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं? पहले याद रखेंगे कतरनक, दूसरा भेदक, तीसरा अग्रचवर्णक, चौथा चवर्णक, और सभी का कार्य लिख देंगे। एक एक लाइन का क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि रक्त और लसिका में क्या अंतर है, ठीक है। यानी खून और लसिका में अंतर पूछा जा रहा है। तो रक्त और लसिका में निम्नलिखित अंतर होते हैं, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, इस टाइप से लिखना है, रक्त और लसिका में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहले हम रक्त का जानेंगे कि क्या है, ठीक है। इसका जो रंग होता है लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा है, इसमें कणिका पाया जाता है। हाँ, लाल रक्त कणिका
पाए जाते हैं इसमें, ठीक ना, इसमें कणिका पाए जाते हैं। तीसरा है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के ही कारण, हीमोग्लोबिन के ही कारण बच्चों रे, हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, रक्त जो होता है, रक्त जो होता है यह लाल रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछ देगा किसके कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक ना। तो रक्त में कौन कौन चीज पाए जाते हैं, यह लाल रंग का होता है, इसमें कणिका पाया जाता है और इसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब लसिका पूछा जा रहा है, लसिका के क्या अंतर इसमें, तो लसिका इसका जो रंग होता है पीला होता है, इसका रंग आपने पढ़ा लाल होता है और इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। दूसरा पॉइंट्स देखेंगे आप, इसमें कणिका नहीं पाया जाता, जबकि रक्त में कणिका पाया जाता है और इसमें कणिका नहीं पाया जाता है, ठीक है। तीसरा आपने देखा कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है, मगर यहां पर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा, इसमें लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान से जान लेंगे या ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। तो ये इसका अंतर था, दोनों में अंतर है, ठीक है। इस बात को याद करके जाएंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आ गया फिजिक्स का। देखिए कि फिजिक्स का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण के को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, ठीक ना। यानी कि वाहन जो होते हैं, वाहन आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल की बात कर ले, ठीक है, वो क्या है, उत्तल दर्पण का कह रहा है, उत्तल दर्पण का, इस दर्पण का, ठीक है, उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य, पश्च का मतलब पीछे देखने के लिए क्यों करते हैं, पीछे देखने के लिए क्यों करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो देखिए, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। इस बात को आप याद रखें, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ना, याद रखेंगे, छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। क्वेश्चन पूछ देगा उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। एवं ये क्या करेगा, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का निर्माण करता है, यानी दूर दूर के आसपास में जितना भी रहेगा उस सभी सब चीज को देख सकता है। तो विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का निर्माण करता है, जिससे वाहनों को क्या होता है, साइड देने, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, आईना में देखते हैं, शीशा में देखते हैं, तो वहां पर उसमें शीशा में क्या दिखाई देता है, सभी वस्तुएं छोटी छोटी दिखाई देती है और दूर दूर तक का दिखाई देता है, छोटा छोटा करके बहुत सारा वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। और देख पाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई ओवर अटैक करता है, तो ओवर अटैक करता है तो हम लोग आईना में फट से देखते हैं और देखते कोई स्पीड आ रहा है तो हम लोग साइड दे देते हैं। और कभी कभी हम लोगों को भी निकलना रहता है तो क्या करते हैं, वो भी अगला पर्सन देखता है आईना में और उसके बाद साइड वो भी देता है, तो साइड देने अथवा साइड लेने में सुविधा प्राप्त होती है, ठीक ना। तो साइड देने अथवा साइड लेने में क्या होती है, सुविधा प्राप्त होती है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है या वरीयता देते हैं, ठीक ना। याद रखना है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस बात को खाली याद रखना है, छोटा बनता है और क्या चीज का निर्माण करता है, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का निर्माण करता है, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का निर्माण करता है, जिससे किसको, वाहनों को साइड देने और साइड लेने में क्या होती है, सुविधा प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होती है, सुविधा प्राप्त होती है। अब यही क्वेश्चन लिख देंगे आंसर में, यही कारण है कि उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन को आप देख के जाएंगे, अच्छे से याद करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोगों को बताएं। आपने पढ़ा होगा अवतल लेंस के बारे में, बट यहाँ पर उत्तल लेंस के दो उपयोग को पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है। तो उत्तल लेंस के दो उपयोग निम्नलिखित है, ठीक है। पहला उपयोग है, इसका उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किया जाता है, यानी जिसको दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है उस वाले व्यक्ति के चश्मे में जो इस्तेमाल होता है लेंस, वो लेंस कैसा होता है, तो वो लेंस उत्तल लेंस होता है। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। दूसरा कहता है इसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है, छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं, देखने वाले माइक्रोस्कोप जो होते हैं, उसमें इसका उपयोग क्या करते हैं, किसका उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। ये बात को आप याद रखें। ये सब आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है, पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखेंगे, स्वास्थ्य नेत्र, यानी आपका जो एक अच्छा आंख है, स्वास्थ्य है, वो नेत्र क्या हो जाते हैं, किसी कारणवश, कोई एक कारण आया जिसकी वजह से आपका जो अच्छा आंख था वो निकट की वस्तु को और दूर की वस्तु को, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है, ठीक है, निकट की वस्तु को तथा दूर की वस्तु को
दूर की वस्तु को देखने की क्षमता खो देती है, दूर की वस्तु को देखने की क्षमता खो देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। स्वास्थ्य नेत्र यानी कोई एक अच्छा आंख है और कोई कारण हो गया जिसके कारण निकट की वस्तु यानी नजदीक की वस्तु भी आपको ना दिखाई दे और दूर की वस्तु भी ना दिखाई दे, दोनों तरह का या दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखेंगे यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा अबिंदुकता दृष्टि दोष, इसका नाम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखना। फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषता को लिखना है। फ्यूज का तार जो होता है उसके 3 प्रमुख विशेषता क्या, उसकी खासियत क्या है, उसकी विशेषता क्या होती है, इसको देखेंगे। तो फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होते हैं। याद रखना 3 विशेषताएं निम्नलिखित होते हैं। पहला होता है इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इसका प्रतिरोध कैसा होता है, तो उच्च होता है, इस बात को याद रखना। फ्यूज के तार की विशेषता यही है कि इसका प्रतिरोध उच्च होता है, याद रखेंगे। दूसरा है इसका गलनांक जो होता है वो न्यूनतम होता है, मतलब गलने की क्षमता जो होती है वो कम होती है, न्यूनतम होती है। तीसरा होता है घरों में 220 वाट से लेकर 5 एम्पियर अनुमानतांक का फ्यूज व्यवहार होता है। किसमें, फ्यूज के, इसकी विशेषता यही है कि घरों में जो उपयोग करेंगे 220 वाट से लेकर 5 एम्पियर की अनुमानतांक फ्यूज का व्यवहार होता है। किसमें, फ्यूज के तार की विशेषता में। ठीक ना, तो ये भी खासियत को आप देख लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखेंगे। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। देखिए परंपरागत रूप से चली आ रही तकनीक से जीवाश्म ईंधन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मतलब कब से ये जो तकनीक है वो चली आ रही है और चले आने के बाद किसके लिए, तो जीवाश्म ईंधन को प्राप्त किया जाता है। ये कई सदियों से चलती आ रही है और किसको प्राप्त करता है, जीवाश्म ईंधन को प्राप्त किया जाता है। इससे काफ़ी खर्च एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिससे क्या होता है, जीवाश्म ईंधन को प्राप्त करने के लिए काफ़ी खर्च हो जाता है या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज के इस वैज्ञानिक युग एवं तकनीकों के बढ़ते कदम में लगातार ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। अभी जो तकनीक बढ़ रहा है यानी डेवलप जो कर रहा है इंडिया, ठीक ना, तो इस तकनीकों के बढ़ते कदम को देखते हुए क्या हुआ, लगातार ऊर्जा की क्या हो रही है, मांग हो रही है। जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ेगा, ऊर्जा की मांग बढ़ेगा, लोगों की जरूरत बढ़ेगी। ठीक ना, तो ऐसे में ऊर्जा को परंपरागत स्रोतों पर निर्भर रहना संभव नहीं है। ऐसे में ऊर्जा का जो परंपरागत है वो स्रोत जो इनके जो रास्ता है उस पर रहना क्या हो जाएगा, संभव नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा क्यों ध्यान दे रहे हैं, तो आपको पता चलेगा जो परंपरागत तकनीकों से जीवाश्म ईंधन जो आ रहे हैं, प्राप्त किए जाते हैं, उसमें काफ़ी खर्च लगते हैं या परेशानियां हो जाती है और इनका सामना करना पड़ता है। इन दोनों चीज़ों का ये खर्च लगते हैं और परेशानी होती है, इन दोनों का सामना करना पड़ता है। आज के वैज्ञानिक युग में तकनीक बढ़ रही है, तो तकनीक बढ़ेगी तो उसके साथ साथ क्या बढ़ेगा, ऊर्जा की मांग भी बढ़ती जाती है। ऐसे में ऊर्जा को परंपरागत स्रोतों पर निर्भर रहना संभव नहीं हो पाएगा। जैसे संभव नहीं होगा तो इसलिए हम लोग बोलेंगे, इसलिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं ताकि इसको बचाया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है, तो देखेंगे यह मास्टर अंतःस्रवी ग्रंथि है। ये है अंदर की सबसे अंतःस्रवी ग्रंथि है, मास्टर के रूप में नाम इसका जाना जाता है। ठीक है, जो शरीर के अन्य अंतःस्रवी ग्रंथियों द्वारा निर्मित एवं स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करती है। जैसे कि शरीर का जितने भी अंतःस्रवी ग्रंथि है इसके द्वारा निर्मित एवं स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करती है। जो भी निर्मित होती है या जो हार्मोन इनसे निकलते हैं उनको नियंत्रण कौन करता है, यही मास्टर ग्रंथि उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, और यह कहाँ होता है भाई रे, तो कपाल अथवा खोपड़ी में स्थित होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मास्टर ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो आपको बोलना है खोपड़ी अथवा कपाल में। ठीक है, इसमें यह क्या होता है, मास्टर ग्रंथि स्थित होता है।
तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समजात अंगों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी देना है। समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी देना है। देखिए, तो जंतुओं के एक ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान हो, ठीक है, यानी बनावट और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, बनावट और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से क्या हो, एक समान हो, परंतु विभिन्न वातावरण में रहने के कारण और क्या होता है, अलग अलग वातावरण में रहने पर, ठीक है, उसके कारण, यानी आप यहाँ तो कहीं इसका वातावरण अलग है, दिल्ली में जाएंगे उसका वातावरण अलग है, पंजाब में उसका वातावरण अलग है, तो एक समान संरचना हुआ था, उत्पत्ति भी एक समान हुआ था, बट क्या हुआ, उसका विभिन्न वातावरण में रहने के कारण या भिन्न भिन्न कार्य का निष्पादन करते हैं। अलग अलग वातावरण में रहने के बाद कैसा हो जाता है, इनका कार्य अलग अलग हो जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। जिस प्रकार, जैसे उदाहरण देख लीजिए, मेढक, पक्षी, बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद, यानी इन सभी का अगला हिस्सा में पाए जाने वाली अस्थियां समान होती है, इन सभी का एक समान अस्थियां होती है, अग्र हिस्सा क्या होती है, एक समान होती है, और परंतु सभी के अग्रपाद विभिन्न प्रकार के कारण निष्पादन करते हैं, और सभी के अग्र वाला जो आगे वाला हिस्सा जो है वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक ना। सबका एक समान मिलता है बट कार्य अलग हो जाता है, यानी कि सब एक संरचना से बने होते हैं, उत्पत्ति भी सेम है, वातावरण के अनुकूलन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर सभी के अंग एक जैसे लगते हैं बट काम क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यही है समजात अंग और इसके उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन एवं दहन में कोई दो अंतर लिखना है। श्वसन और दहन में कोई दो अंतर लिखना है। तो श्वसन एवं दहन में निम्नलिखित अंतर होते हैं। श्वसन एवं दहन में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहला श्वसन का जान लेंगे कि यह कोशिका में होता है। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, तो कोशिका में होती है। दूसरी याद रखना है, इसमें प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। श्वसन में जो इसकी जो होगी ना, श्वसन में क्या होता है कि प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होगी, इसमें रोशनी की उत्पत्ति नहीं होती है। और दहन में यह कोशिका में नहीं होता। इसमें क्या देखें आप कि यह कोशिका में हुआ, श्वसन कोशिका में हुआ और दहन में कोशिका नहीं होता, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, इसमें तेज लौ के साथ प्रकाश की उत्पत्ति होती है। इसमें आपने देखा कि इसमें प्रकाश की उत्पत्ति नहीं हुआ बट इसमें प्रकाश की उत्पत्ति होती है, और किसके साथ होती है, तेज लौ के साथ होती है। याद रखना है, जस्ट ऊपर वाले का नेगेटिव हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, देखिए जब कोई एक पदार्थ होगा, एक क्या होगा, पदार्थ होगा, अकेले होगा या फिर किसी अन्य पदार्थ के साथ, अन्य पदार्थ के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे H2+O क्या इसकल टू क्या हो गया, H2O। तो एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण किया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय बताना। ठीक है, लोहा होता है वो जंग लग जाता है, वो उसमें जंग लगने से बचने के लिए किन्हीं दो उपयोग को बताना है या दो उपाय को बताना। उपाय क्या होते हैं, ठीक है। पहला उपाय देखेंगे, देखिए लोहे को जंग लगने से बचाने के उपाय निम्नलिखित होते हैं। पहला उपाय देखना है कि लोहे की सतह पर आपको जिंक लेपित कर देना है। क्या कर देना है, लोहे की जो सतह होगी इस पर जिंक को लेपित कर देना है, ठीक है। या फिर जंग से बचाया जा सकता है, लेपित कर देंगे तो जंग से या अपने आप बच जाएगा। दूसरा है लोहे की सतह पर ग्रीस लगाकर। अब ये जो लोहे की सतह इस पर क्या लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस लगाएंगे तो जंग से इसको बचाया जा सकता है या बचाना आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। जो पीतल होते हैं या तांबे के बर्तन है उसमें दही या फिर खट्टे पदार्थ को नहीं रखा जाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए दही एवं खट्टे पदार्थ में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। दही एवं खट्टे पदार्थ में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, ठीक है।
अम्ल पाया जाता है। और अम्ल जो होता है वो धातु के साथ किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। अम्ल धातु के साथ क्या कर लेता है, आपस में अभिक्रिया कर लेता है और क्या देता है, तो हानिकारक लवण देता है, यानी नुकसान वाला लवण देता है एवं हाइड्रोजन गैस को बनाता है। ये दो चीज को उत्पन्न करता है, हानिकारक लवण बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। यही कारण है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ का नहीं रखना चाहिए, ठीक ना। क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह अम्ल से क्या करता है, धातु अभिक्रिया कर लेता है। अम्ल से क्या कर लेता है, धातु अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया जैसे करेगा तो हानिकारक लवण और हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करेगा, यानी बनाएगा। और यही कारण है कि पीतल के बर्तन हो या तांबे के बर्तन हो, इसमें दही हो या फिर खट्टे पदार्थ, यहाँ पर खट्टे पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ लिखा गया, ठीक है, खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं है जबकि वर्षा जल होता है। आश्रित जल जो होता है वो विद्युत का चालक नहीं है, बट वर्षा जल होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो यह एक संयोजी यौगिक है। आश्रित जल जो होता है वो कैसा होता है, यह एक संयोजी यौगिक है जिसका आयनीकरण नहीं होता है। अब यह संयोजी यौगिक है जिसके कारण इसका आयनीकरण होगा ही नहीं, आयनीकरण नहीं होता है तथा आयनों की अनुपस्थिति में। अब यहाँ पर आयनीकरण जब नहीं हुआ तो आयन का क्या हो गया, अनुपस्थिति हो गया कि नहीं, आयन नहीं रहेगा तो आयन का क्या हुआ, अनुपस्थिति हो गया। अनुपस्थिति में आयनों की क्या हो गई, अनुपस्थिति हो गई। तो अनुपस्थिति में क्या हो जाती है, आश्रित जल को विद्युत का कुचालक बना देता है। जब आयन की अनुपस्थिति हो जाती है तो आश्रित जल को ये कैसा बना देता है, कुचालक बना देता है। कुचालक मतलब जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसको कैसा बना देता है, कुचालक बना देता है। यही कारण है कि आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। याद रखना, आयनों की अनुपस्थिति में यह कैसा बना देता है, कुचालक बना देता है, और यही कारण है कि आश्रित जल को विद्युत का चालक नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15वां क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण क्या होता है तथा इसका रासायनिक नाम भी लिखना है, ठीक है। विरंजक चूर्ण क्या होते हैं और इसका रासायनिक नाम देखेंगे हम लोग। तो शुष्क बुझे हुए चूने को, आपने चूना देखा होगा, चूना, ठीक है, उस चूना को कैसा होगा, शुष्क होगा। कैसा होगा भाई, तो शुष्क होगा, हल्का शुष्क होगा और बुझा हुआ रहेगा। कैसा होगा, बुझा हुआ रहेगा, बुझा हुआ चूना रहेगा। शुष्क बुझे हुए चूने को कितना डिग्री, तो 40 डिग्री सेल्सियस ताप, यानी 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको क्या करा जाता है, गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर एवं क्लोरीन गैस को प्रभावित करने पर। जैसे इसको गर्म करेंगे तो आप क्लोरीन गैस को क्या करेंगे, इसके अंदर प्रभावित करेंगे। प्रभावित करने पर क्या हो जाएगा, व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। जो शुष्क या बुझा हुआ चूना जो होता है उसको 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे और उसमें कौन सी गैस मिलाएंगे, क्लोरीन गैस को प्रभावित करने पर क्या होगा, व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। अब इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका रासायनिक नाम आप देखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम इसका पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र देख लेंगे आप CaOCl/Cl, ठीक है। ये विरंजक चूर्ण का क्या है, सूत्र है, इसको याद रखना है, ठीक है। सूत्र भी पूछ देता है तो ये याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र तथा इसका उपयोग को बताना है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, उसका आणविक सूत्र पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो जिप्सम को, किसको, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर, 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। जैसे इसको गर्म किया जाता है तो हमको क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जा रहा है CaSO4 इंटू 1/2, यानी 1/2, ठीक है, 1/2, हाफ हो गया, क्या है, H2O, इसका सूत्र होता है, ठीक ना। CaSO4 इंटू 1/2 H2O इसका सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक ना। अब देखिए इसका उपयोग पूछा जा रहा है हमसे, तो आपने सूत्र को तो देख लिया, अब इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग देखेंगे शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में। यानी हॉस्पिटल में जो आप जाते हैं, आपका हड्डी टूट जाता है हाथ पाँव की, तो क्या होता है, उसमें जो शल्य चिकित्सक होते हैं
डॉक्टरों द्वारा आपकी हड्डी को क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं। उसमें जो उपयोग होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। दूसरा होता है मूर्तियों का सांचा बनाने में, जो मूर्ति वगैरह होते हैं उसका सांचा, उसका ढांचा बनाने में, तैयार करने में, उसको ऊपर लगाने में क्या लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगा दिया जाता है, ठीक है। तो मूर्तियों का सांचा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो आपने क्वेश्चन का सूत्र देख लिया, ठीक ना, इसका उपयोग जान लिया और कैसे प्राप्त होता है वो भी जान लिया। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, क्यों, ठीक है। अब देखिए गर्म जल जो होते हैं यानी गर्म पानी जो होते हैं उसको उसका टैंक होता है, उसका जो टैंक होता है, टंकी होता है, उसको बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों, कारण बताना है। तो चूंकि हम जानते हैं, इस टाइप के आंसर में आप लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि कॉपर जो होता है उष्मा का सुचालक होता है, यानी कॉपर से अच्छा चालक, सुचालक मतलब धारा प्रवाहित होती है, और कॉपर जो होता है उष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होता है, सुचालक होता है। जबकि इस्पात जो है लोहे का क्या है, मिश्र धातु है। इस्पात जो होता है वो अच्छा चालक नहीं होता है, ये मिश्र धातु हो जाता है। मिश्र धातु किसको बोलते हैं, मिश्र धातु किसको बोलते हैं, जो मिला हुआ धातु होता है, कई दो धातु या उससे अधिक धातु से क्या होता है, मिलकर तैयार होते हैं। तो ये इस्पात जो है लोहे का मिश्र धातु, इसमें लोहे की मिलावट की गई है तथा उष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है, ठीक है। जो आपको याद रखना है, ये कॉपर जो होता है उष्मा का सुचालक होता है और अच्छा चालक भी होता है, जबकि इस्पात जो है वो लोहे का मिश्र धातु है। इस्पात किसका, तो लोहे का मिश्र धातु है और उष्मा का अच्छा चालक नहीं होता। जब लोहा इसमें कंबाइंड हो गया, मिक्स हो गया, तो ये अच्छा चालक नहीं हो सकता। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं होता है, ठीक ना। तांबे का उपयोग हम लोग करते हैं और इस्पात का उपयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है, ठीक ना। आपने उस क्वेश्चन में, इससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि लोहे की वस्तुओं को पेंट करने के 2 उपाय को पूछा गया था, और यहाँ पर पेंट क्यों किया जाता है उसको देखेंगे। तो पेंट करने पर लोहे का जो पदार्थ होता है उसका ऊपरी हिस्सा, यानी हमने पेंट करेंगे, ठीक है, तो इस लोहा का कोई पदार्थ है, ठीक है, एक पदार्थ है। अब जैसे इसको पेंट करेंगे, इस पदार्थ को ऊपरी भाग क्या हो जाएगा, इसका छिप जाएगा। जैसे इसके ऊपर पेंट कर देंगे, इसके ऊपर क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, इसमें पेंट कर देते हैं, तो ऊपरी हिस्सा जो होता है, इसका ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाता है, छिप जाता है। क्या हो जाता है, छिप जाता है, और वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता। अब इस पर हवा जितना भी जाएगा तो ये वायु के सीधा संपर्क में नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। अब डायरेक्ट वायु के संपर्क में इसमें नहीं आएगा, वायु के संपर्क में नहीं आएगा तो हवा प्रवेश अंदर नहीं जाएगा, और अंदर नहीं जाएगा तो जंग नहीं लगेगा। यही कारण है कि लोहे की वस्तु को हम क्या कर देते हैं, पेंट किया जाता है या फिर कर देते हैं पेंट, ठीक ना। याद रखेंगे लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि पेंट करने से लोहे की ऊपरी पदार्थ, लोहे का जो भी पदार्थ होगा उसका ऊपरी वाला हिस्सा, ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, छिप जाता है और वायु के सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। या यही कारण है कि लोहे की वस्तु को पेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि अपमार्जक क्या होता है, उदाहरण देना है। अपमार्जक आपने नाम सुना होगा, क्या होता है उसके उदाहरण भी देना है। तो देखिए अविलेय साबुन, जो साबुन विलय नहीं हो पाए, जो मिल नहीं पाए, घुल नहीं पाए, वो क्या होते हैं, कपड़ों के छिद्रों में जाकर बैठ जाते हैं, कपड़ों के छिद्रों में जाकर बैठ जाते हैं, जिससे उनकी धुलाई करने में इनकी, अब देखो जो एक अविलेय साबुन होता है वो कपड़ों के छिद्र से सब में जाकर बैठ जाएगा और वो सही से कपड़े की धुलाई नहीं कर पाती है। जब धुलाई नहीं कर पाती है तो इसी धुलाई करने में काफी कठिनाई उत्पन्न होती है, ठीक ना। जब धुलाई साफ नहीं होगी कपड़ा तो कठिनाई उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, तो कठिनाई उत्पन्न होती है। इसी निदान के लिए, इसी की समस्या के निदान के लिए क्या किया गया, अन्य धुलाई सामग्री बनाया जाता है, ठीक है। इसी से उलझने के लिए, समस्या को खत्म करने के लिए, इसको हटाने के लिए क्या किया गया, एक और सामान बनाया गया। इसी निदान के लिए एक अन्य धुलाई सामग्री बनाया गया, एक और सामान बनाया गया जिसका नाम क्या पड़ता है, अपमार्जक पड़ता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। उदाहरण आप देखेंगे,
उदाहरण सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है। इसका उदाहरण जब ये पूछे कि अपमार्जक का उदाहरण कौन होता है तो सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है। सल्फेट लिखा गया, सल्फेट होता है, ठीक है, ये नहीं होगा, सल्फेट, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के लघु आवर्त, देखिए क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी के लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त, और दीर्घ आवर्त क्या है, दोनों चीज को पढ़ेंगे। लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त क्या है, उनकी संख्या को भी लिखना है भाई, इन दोनों होता है क्या और इनकी संख्या को भी बताना है। तो देखिए द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में 8 तत्व है, यानी द्वितीय और तृतीय में कितने तत्व है, तो 8 तत्व है। कितने तत्व, 8 तत्व होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा लघु आवर्त किसे कहते हैं, तो द्वितीय और तृतीय दोनों आवर्त में कितने कितने, तो 8 क्या होते हैं भाई, तत्व होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लघु आवर्त। अब इसकी संख्या आपको बता देना है कि इसकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। कितनी होती है, इसकी संख्या 2 होती है। और चतुर्थ एवं इसके बाद, चतुर्थ एवं इसके बाद यानी चौथा वाला या इसके बाद जितना 5, 6, 7, 8, ठीक ना, ये सभी वाला, ठीक है, चौथा वाला या उसके बाद वाला के सभी आवर्त में कितना 18 या उससे अधिक तत्व होते हैं। इन सभी में कितने होते हैं, 18 या फिर 18 से अधिक क्या होते हैं, तत्व होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 4 होती है, याद रखना है। इसकी संख्या, लघु आवर्त की संख्या 2 होती है और दीर्घ आवर्त की संख्या 4 होती है। ये क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन हमने आज आपको 20 क्वेश्चन कराया। कितना क्वेश्चन कराया, 20 क्वेश्चन कराया। अब 20 क्वेश्चन, ये सभी 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, वायरल क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक ना। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे जरूर, दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो का द एंड किया, और थैंक्स फॉर माई वॉचिंग चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों इसी टाइप से आप लोग वीडियो को खूब शेयर करें, ताकि आपके लिए हम अच्छे वीडियो ला सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ला सके और आपका एग्जाम क्लियर हो सके। तो जय हिंद बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं।